बबलू से पूछें भालू का क्या हाल है। नहार है, आर है। पेज 360, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, गुस्सा ना किया करो, रिलैक्स होके मुस्कुराते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, भाई जिंदगी ना कूल रह के गुजारनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ, पूरी किसी का गाड़ी या मोटरसाइकिल भी पिचक जाए तो रिलैक्स, रिलैक्स पर नहीं नहीं, अपना किसी का नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर एक टैक्स पेयर ने अपील की है तो ये टैक्स पेयर ही साबित करे कि लेट आने वाले गलत हैं। इफ अ टैक्स पेयर फाइल्स एन अपील, तो इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर के जिम्मे है कि साबित करे। इन केस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, यानी 121 और 22, द असेसमेंट ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स लाइबिलिटी। असेसमेंट ऑर्डर करेक्टली टैक्स लाइबिलिटी नहीं बता रहा। एंड इन अदर केसेस का क्या मतलब है? आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया। उतारो यार, ये नाखून काटते ही ये निब उतारनी पड़ी है, टेंड कराते ही ओले पड़े। अच्छा जी, इन अदर केसेस में आपने ही साबित करना है दैट डिसीजन इज एरोनियस, कि ये डिसीजन क्या है? एरोनियस। उतारो, ये डिसीजन क्या है? एरोनियस। इसमें डालो वही वाला जो उतारा था, अभी जो उतारा है। अदर केसेस से मतलब लिख लें नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको नॉन रेजिडेंट का, अच्छा भाई अगर केस चल रहा है तो किसने साबित करना है कि कमिश्नर गलत है? लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर टू प्रूव। टैक्स पेयर साबित करेगा कि कौमी गलत है, वरना कौमी तो कहेगा मेरे जैसा शरीफुन नफ्स इंसान, जैसे साथ वाला कहता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। ये साथ वाले की मैं निकालनी है, 1-2 दिन रह गए इंशाल्लाह, ये मैं निकल, अपनी भी मैं निकालनी है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 124। अपील्स का चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। अब ये सेक्शन उस सेक्शन की कंटिन्यूएशन में है जो सेक्शन 122 नहीं था, 21, 22, 23, 24, तो ये सेक्शन 124 है। अब कहानी ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि ये है 2012 का साल, आपने यहां पे क्या जमा करवाई थी? रिटर्न। ये क्या बन गई थी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। यहां पर आपकी हुई अमेंडेड असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 122, और आपने फिर 30 दिनों के अंदर कमिश्नर अपील को क्या कर दी? अपील। आप सीआईआर ए के पास चले गए, तो सीआईआर ए के पास जाने के बाद सीआईआर ए ने अपना फैसला सुना दिया। तो फर्ज करें यहां पर खामोश रहो यार, सीआईआर ए ने डिसाइड कर दिया कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। फिर आप चले गए 2016 के अंदर हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। अब हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद 2 साल के अंदर, हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद माय डियर कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर टैक्स पेयर ने 2 साल के अंदर कमिश्नर ने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, एक और असेसमेंट ऑर्डर भेजना है। बाय दिस डेट, इस डेट तक, बाय दिस डेट, इस डेट तक, बाय दिस डेट
कॉमी विल इशू असेसमेंट ऑर्डर, ये एक फॉर्मेलिटी होगी। कॉमी विल इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, इसका नाम होगा अपील इफेक्ट ऑर्डर। यानी कोर्ट के फैसले के बाद ना कमिश्नर के ऊपर एक फॉर्मेलिटी सी है कि टैक्स पेयर को बता दे यार हाई कोर्ट ने जो कहा था वो मैंने मान लिया है, अब इस केस को खत्म करो यार, आइंदा इसमें ज्यादा पंगे पुंगे नहीं लेने यार, चलो यार बस करो यार, बस हो गई। तो ये एक फॉर्मेलिटी सी है, जब मर्जी पूरी करें, 2 साल लॉ मेकर ने दे दिए, जब मर्जी पूरी कर दें। यानी देखें, एक तो कमिश्नर ने सेक्शन 120 वाला एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था, सेक्शन 120 वाला, फिर उसने शो कॉज नोटिस इशू किया था, ऑडिट हुआ था, शो कॉज नोटिस इशू हुआ था और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया था। अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के बाद आप चले गए कमिश्नर अपील के पास और फिर आप चले गए, अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब छुट्टी करो यार, सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं जाना, बात खत्म हो गई है बस। तो कमिश्नर घर जाएगा और घर जाके ना 2 साल के अंदर अंदर कभी भी टाइम मिला तो आपके अगर ऑर्डर भेज देगा, यार बस यार बात खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा मेरा आपका साथ, अल्लाह इसी तरह हमारा साथ जो है वो कायम रखे, अगले साल भी आपको मैं तंग करूंगा इंशाल्लाह। तो बस मलंगों से ज्यादा तंग ना किया करो मलंगों को। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड, भाई ये असेसमेंट ऑर्डर है, ये अब अपील्स का चैप्टर खत्म हो गया है, बातें नहीं करनी। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी ये असेसमेंट ऑर्डर इशू होने, टू गिव इफेक्ट का मतलब है, टू गिव इफेक्ट का मतलब है आफ्टर। अब जरा एक मिनट सारा नोट करने दूंगा, मुझे पता है आपका मसला है नोट करने वाला, होना भी चाहिए। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड, असेसमेंट ऑर्डर किसने इशू करना है? कमिश्नर ने। आफ्टर ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील का कौन सा ऑर्डर आता था? कंफर्म, मॉडिफाई, कैंसल। Where an assessment order is to be issued after order of Commissioner Appeal, Appellate Tribunal, High Court, Supreme Court, the Commissioner shall issue, shall, मुश्किल बड़ा नाम है इसका, अपील इफेक्ट ऑर्डर, ब्रैकेट में बड़ा आसान नाम है, असेसमेंट ऑर्डर, within 2 years from the end of the financial year in which the court order is served. Appellate order कौन सा ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर। Appellate ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर। मेरे बबलू, मेरे भालू, एपलेट ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर। आज मैं आपको समरी दूंगा अपील्स की, जिसमें यह लिखा होगा कि कोर्ट का कौन सा ऑर्डर आता है, कोर्ट का कौन सा ऑर्डर आता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कमिश्नर अपील ऑर्डर देता है कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। ATIR भी ऑर्डर देता है कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल या रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर। और हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, जजमेंट पास कर देता है, जो भी मुनासिब समझे। इनको कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर, एपलेट ऑर्डर या कमेटी का ऑर्डर। कमेटी का ऑर्डर तो अभी डिस्कस नहीं, फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर्स की बात हो रही है, कमेटी के ऑर्डर के बाद नहीं ऐसा होगा, कोर्ट के। तो अगर कभी कमिश्नर अपील का फैसला आ जाए या एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाए या किसका फैसला आ जाए, इन सब के फैसले हमने इन सेक्शंस में पढ़े हैं। तो इनके फैसले के बाद कमिश्नर के लिए एक फॉर्मेलिटी है। क्या फॉर्मेलिटी है? कि 2 साल के अंदर अंदर आपके घर एक असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। इस असेसमेंट ऑर्डर का मुश्किल सा नाम साथ वाले के ईयर में जाके बता दें, साथ वाले के ईयर में, अपील इफेक्ट ऑर्डर। चलें जी, नोट कर लें, साथ वाले को खाना नहीं, बस नोट कर लें। बोलें कर लिया। समीउल्लाह को बुलाया जाए। समीउल्लाह भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बल्कि ऑनलाइन फिजिकल हाइब्रिड वाले बच्चे सब अच्छे हैं, सिवाय उसके जो उधार करता है। आप अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। असल में उधार से मुराद पता है क्या? उधार से मुराद ये है कि आप लोग जब छोड़ देते ना, ये कल कर लूंगा, तो वो अभी तक कर लूंगा ही में ही पड़ा हुआ है। क्या बताऊं तुझे गालिब, मेरे कंधे पे बहुत से पार्ट भी अभी पड़े हैं। पॉज कर दो यार, जल्दी करें भाई। जिनको इधर से नजर नहीं आ रहा वो इधर से देख लें। CIRA डिसाइडेड
यार रिटर्न बहुत लेट नहीं जमा करवाई, आप लोगों ने बताया ही नहीं, रिटर्न बहुत लेट जमा हुई है। बबलू इधर देखें सारे, रिटर्न थोड़ी सी इधर ना जमा करा दें। आप लोगों ने इधर ही कराई है, ठीक है, मुझे भी बता दिया करें, मेरे भी पेपर हों शायद। अच्छा माय डियर, नोट कर लिया? अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मेरी सी सारी चीजें पूछा करें, मुझे ना कुछ बताया करें। सुबह सुबह का मैं चार्ट डाल रहे हैं जो 10 मिनट से मैं बता रहा हूं। मुझे एक चीज बताएं, कल आपने बड़े बड़े फन्ने खां बन के आधे घंटे की रिकॉर्डिंग जो है सुनी है, घर जाके उसको दोबारा लगा लगा के सुने। कोई उसके ऊपर जो है वो 400 व्यूज आ चुके हैं और व्यूज से ज्यादा लाइक्स आ गए हैं, 600 लाइक्स आ गए हैं उसके ऊपर। चैप्टर 15 को आपने जो सुना है, तो चैप्टर 15 की समरी अगर आपने सुनी है तो मुझे ये बताएं कि हमने रिटर्न कब तक जमा करानी होती है जून के साल की? 30 सितंबर तक। हमने रिटर्न कब तक जमा करानी होती है जून के साल की? 30 सितंबर तक। अच्छा माय डियर, पता चल गया आपको? ओके, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मेरा, अगर हमने जून के साल की रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करवा दी तो आपको पता है कि इसके 5 साल के अंदर अंदर, भाई आप सारी बातें मैं रिवाइज करा रहा हूं, आप जरा बूथा ऊपर रखना है, मुझे वो बहुत गुस्सा चढ़ता है जो लोग नीचे देख रहे हो। अब इसके 5 साल के अंदर अंदर, अभी भी नहीं देख रहे कुछ लोग, इसके 5 साल के अंदर अंदर क्या हो सकता है? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो सकता है। ठीक है माय डियर? और अगर आप जरा खुल के बात करें तो यहां से 6 साल के अंदर बेस्ट जजमेंट हो सकती है। ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। यहां से आपको भी पता है, यहां से 6 साल के अंदर क्या हो सकती है? बेस्ट जजमेंट। और यहां से 6 महीने के अंदर ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो सकती हैं। और यहां से 180 दिन के अंदर, भाई हाइब्रिड में अभी भी बातें हो रही है, इतनी टेक्निकल में बातें कर रहा हूं फिर भी साथ साथ, और यहां से 180 दिन के अंदर कमिश्नर आपको नोटिस भेज सकता है कि आपकी रिटर्न ना मुकम्मल है। यहां से 5 साल के अंदर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है, यहां से 6 साल के अंदर बेस्ट जजमेंट हो सकती है, यहां से 6 महीने के अंदर जो है वो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो सकती है, यहां से 180 दिन के अंदर कमिश्नर आपको कह सकता है कि आपकी रिटर्न के अंदर डेफिशिएंसी है, चीजें नामुकम्मल है, वो आके जमा कराओ। एंड इन द लास्ट, आखिरी चीज, जब 5 साल के अंदर अमेंडमेंट हो गई तो अमेंडमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हैं, और कमिश्नर अपील ने 120 दिनों के अंदर अपना फैसला सुना दिया। फिर उसके 30 दिनों के अंदर आप कहां चले गए? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने अपना फैसला 6 महीने में सुना। 6 महीने में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, अब हाई कोर्ट का फैसला आने के फाइनेंशियल ईयर के एंड के 2 साल के अंदर अंदर कमिश्नर के ऊपर एक फॉर्मेलिटी है कि दोबारा असेसमेंट ऑर्डर भेजे। ये एक फॉर्मेलिटी होगी। इस असेसमेंट ऑर्डर का नाम होगा अपील इफेक्ट ऑर्डर। असल में अपील के बाद आने वाला ऑर्डर अपील इफेक्ट ऑर्डर का नाम। अच्छा, टैक्स पेयर ने कह दिया मेरी इनकम 6 लाख है। अच्छा, इसको छोड़ें, इस मिसाल को फिर करने की जरूरत नहीं है अब। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड, बोले? आफ्टर ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। असल में बात अंडरलाइन की हुई मेन है। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड द कॉमी शैल इशू द, आप पढ़ने से पहले ना जो मैंने अंडरलाइन किया होता है घर में एक दफा वो पढ़ लिया करें। Where an assessment order is to be issued, the commie shall issue the appeal effect order. Appeal effect order का नाम ब्रैकेट में क्या है? Within 2 years from the end of the in which court order is served. जिस साल आपको किसका ऑर्डर आया? कोर्ट का ऑर्डर आया। In which the appellate order is served. Done? Okay. अच्छा जी, एक और मिसाल आपको लेता हूं। फर्ज कर लें ATIR का ऑर्डर आ गया और आपने आगे नहीं जाना, आपका आगे कहीं जाने का मूड नहीं है। ATIR का ऑर्डर आ गया 13
सितंबर 19 में। आप बता दें ये फॉर्मेलिटी कब तक पूरी करनी है? विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? 30/20। तो आप कब तक होगी? 30/22 तक क्या इशू करना है? अपील इफेक्ट, जिसका सही नाम असेसमेंट ऑर्डर है और मुश्किल नाम ATIR का फैसला आया 13/9/2019 को। अब आप अपील इफेक्ट ऑर्डर कभी भी पास कर दें अगले 2 साल के अंदर। ये हमने एक और मिसाल मसाला लगा के नोट कर ली। अगले सेशन में ना पूरी क्लास को मोटिवेट करके रखना है। पहले दिन जो बच्चे आए ना अगले सेशन में, उनको कहना है एंड तक तुम लोगों नहीं रहना इधर, वरना ये देख लें टावा टावा बैठे हुए हैं, कुछ के पास तो इतनी भी जगह कि लेट जाएं। ये क्या चक्कर होता है? ये क्यों बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं? बड़े शौक से जज्बे से आते हैं। नहीं उसने बैठने दिया, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है, उसने तो बैठने देना था। अच्छा जी, अच्छा भाई, कभी कभी ना कोर्ट ऑर्डर में आपको रिलीफ मिल जाता है, कभी कभी कोर्ट ऑर्डर में आपको रिलीफ मिल जाता है। इस सिनेरियो का हम नाम रख रहे हैं डायरेक्ट रिलीफ। एग्जाम्पल गिवन, यानी रिफंड मिल गया या कोई एग्जेम्पशन आपको मिल गई, कोई इनकम आपकी माफ हो गई। तो इसमें फिर 2 साल ना करें, इसमें 2 महीने कर लें। इसमें 2 साल ना करें, क्या करें? 2 महीने कर लें। तो अगर पेपर में लफ्ज आ जाए कि डायरेक्ट रिलीफ, अच्छा कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने कुछ करना है, अब ये याद रखिएगा इस पूरे सेक्शन में। वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड, वेयर बाय एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटीज कौन सी हैं? वही CIRA, ATIR, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप इसमें अलग अलग कर लीजिएगा, ये 4 मैंने नाम लिखे हैं। Where direct relief is provided by appellate authority, the Qawmi shall issue appeal effect order। अच्छा अंग्रेजी वही है जो आपने एक जगह याद कर ली हुई है। The Qawmi shall issue the appeal effect order within 2 months of the date of appellate order is served। अच्छा, यहां एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से भी नहीं गिनना। अगर आपको डायरेक्ट रिलीफ मिल गया तो माय डियर इधर देखें, यहां से 2 महीने के अंदर, यहीं से 2 महीने के अंदर, या यहां से 2 साल के अंदर? यहीं से 2 महीने के अंदर। आपने रिटर्न जमा करवाई, अगले सफे पे आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो गई। हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपकी इनकम 6 लाख की है और कमिश्नर को ऑर्डर किया रिफंड करें। हाई कोर्ट का फैसला कब आया? 1 मार्च को। अब कमिश्नर ने कब तक इशू करना है असेसमेंट ऑर्डर? इस असेसमेंट ऑर्डर का मुश्किल नाम क्या है? अपील इफेक्ट ऑर्डर। कितने अरसे में? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 2 साल के अंदर, या यहीं से 2 महीने के अंदर? कोर्ट का फैसला कब आया? 1 मार्च 14 को। तो कब तक करना है? 1 मई 14 तक। कौन सा बच्चा कहते हैं मुझे खड़े करके बेशक ADRC भी सुन ले मेरे से? हाथ खड़े करें अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 और चलिए 80-90% याद है, हाथ खड़ा करें। 80-90% याद है, 70% याद है, 70% याद है। हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया। ADRC क्या होता है? AGRC क्या होता है? ये कौन सी चैप्टर में पढ़ा था? कौन सी क्लास हो रही है? मुझे जगाओ, कौन सी क्लास हो रही है? मैं क्या कर रहा हूं? CA क्या होता है? वे मुझे तो लग रहा है मैं मैट्रिक कर रहा हूं अभी। Where direct relief is provided by appellate authority, the commissioner shall issue the appeal effect order within from the date appellate order is served। अच्छा जी, जब कभी पेपर में डायरेक्ट रिलीफ की जगह लफ्ज आ जाए सेट असाइड, जब कभी पेपर में क्या लफ्ज आ जाए? सेट असाइड का मतलब है काम दोबारा करके आओ। सेट असाइड, काम दोबारा करके आओ। कोर्ट फैसला नहीं सुनाता, कोर्ट कहता है यार दोबारा काम करके आओ। कमिश्नर तुम बोंगी मार आए हो,
दोबारा काम करके आओ। तो बोले वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय एपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और एंड कमिश्नर और कमिश्नर अपील इज डायरेक्टेड टू पास अ न्यू असेसमेंट ऑर्डर, दे शैल पास द न्यू ऑर्डर विद इन फ्रॉम द इन विच द कोर्ट ऑर्डर वॉज सर्व टू देम। जब उनको कोर्ट ऑर्डर आया उसके 1 साल के अंदर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से गिनना है ना ये भी। तो हाई कोर्ट सेट असाइड द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, तो अब क्या करें, ये 30/14 ईयर एंड है ना, तो यहां से आगे बाय दिस डेट द कॉमी शुड इशू एन, नहीं इसका नाम अपील इफेक्ट ऑर्डर है। ओके अच्छा, ऐसी सूरत में फिर 1 साल की टाइम लिमिट नहीं लगेगी। 1 साल, दैट लिमिट विल नॉट अप्लाई इफ अपील और रेफरेंस इज मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपीलेट अथॉरिटी। टीपी या कॉमी को सेट असाइड वाला ऑर्डर पसंद ही नहीं आया और इन्होंने अपील कर दी अगले कोर्ट में, तो फिर 1 साल की क्या लिमिट है, फिर तो अगला कोर्ट डिसाइड करेगा मेरे ख्याल से। आपको समझ आई या नहीं समझ आई बात, दोबारा सुने। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि काम सेट असाइड कर दो। कमिश्नर ने कहा या टैक्स पेयर ने कहा हम पागल हैं, दोबारा काम कर रहे हैं सारा। हाई कोर्ट हमें इसी बात पे एतराज है कि तुमने सेट असाइड क्यों कर दिया, जाओ निकलो इधर से। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस बात पे एतराज करने कि तुम होते कौन हो ये फैसला सुनाने वाले। अब कमिश्नर ने कहा 1 साल के अंदर काम करने, अब कमिश्नर रिलैक्स हो जाए, अब कौन फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो बोले 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 दैट टाइम लिमिट विल नॉट अप्लाई इफ एन अपील इज मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, अपील मेड अगेंस्ट द एपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का क्या मतलब है, सेट असाइड वाला ऑर्डर पसंद ही नहीं आया। अब आप आगे जाएं, फिर अगला कोर्ट डिसाइड करेगा, नोट करें। अभी भी नोट नहीं हो रहा हाइब्रिड में कुछ जगहों पे। टीपी या कॉमी को सेट असाइड वाला ऑर्डर पसंद ही नहीं आया और इन्होंने अपील कर दी अगले कोर्ट में, तो होगा क्या जरा बताएं। अब वो 1 साल में कमिश्नर कहां से फैसला सुनाए बेचारा, 1 साल के अंदर बेचारा कमिश्नर कहां से फैसला सुनाए। और उन्होंने अपील कर दी अगले कोर्ट में।
ओके, जब कभी असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड हो जाए, सेट असाइड का नाम मॉडिफाइड भी है, जब कभी असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड हो जाए तो सेट असाइड का क्या मतलब होता है? बिल्कुल स्क्रैच से काम करो या जहां तक काम हो चुका है उससे आगे? नहीं, स्टार्ट से नहीं। सेट असाइड का मतलब होता है जहां जितना काम हो चुका है बस उससे आगे करके दे दो। ये तो नहीं कि बागलों की इतना सारा काम दोबारा करें। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड। हाइब्रिड में बातें ना करें प्लीज, ये देख सब पूरी क्लासों का टाइम जाया होता है कहने की वजह से। द प्रोसीडिंग में कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। प्रोसीडिंग शुरू से होगी या नेक्स्ट स्टेज से? इट विल नॉट बी नेसेसरी, इट विल नॉट बी। ये चीजें गौर से सुन लें, फिर बाद में परेशान हो रहे होते हैं कि टू री इशू एनी नोटिस विच वॉज ऑलरेडी इशूड बाय कॉमी। अगर कॉमी ने कोई नोटिस पहले से इशू किया हुआ तो दोबारा इशू करना पड़ेगा? नहीं। टू री फर्निश एनी रिटर्न विच वॉज ऑलरेडी फर्निश्ड बाय टीपी। क्या टीपी को कोई रिटर्न दोबारा जमा करानी पड़ेगी अगर उसने पहले से जमा कराई हुई है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सारे में ये मेन बात है, मे कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज। काम नेक्स्ट स्टेज से शुरू होगा। मतलब ये कि जितना हो चुके वहां से आगे से ही शुरू होना है। अच्छा, पेज नंबर 263 364 सॉरी 364। ये बातें हो रही हैं एक दो रोज में। अब शुक्र मुझे फिर कमिश्नर के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई नोटिस इशू करके डाटा मांगे। जो नोटिस पहले कभी इशू, या कोई रिटर्न भी दोबारा नहीं मांगेगा जो पहले से। दोबारा काम ना करवाएं आप सारा, नए सिरे से काम ना करवाएं, बस आगे से काम करवा लें। अच्छा, अब होता यह था, कई दफा कोर्ट का फैसला आता है ये इनकम अंजुम की नहीं है। अब उस दुकान पे बैठते ही दो बंदे थे, एक अंजुम था और एक अकरम था। तो अब ये बात इंप्लाइड होगी कि ये इनकम किसकी है? अकरम की है। मैं कह रहा हूं ये इनकम अंजुम की नहीं है, तो मैंने कहा ये इंप्लाइड होगा कि ये इनकम आपने कहा अंजुम की है। हद होती है, ये तो अंजुमाना पन है। तो मैंने कहा ये इनकम अंजुम की नहीं है। कोर्ट का फैसला आया ये इनकम अंजुम की नहीं है। और कल कला को जब ये फैसला आ गया तो हमने अकरम को जाके पकड़ लिया कि ये इनकम तेरी है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब कभी डिस्प्यूट राइज होता है तो दो बंदों में ही डिस्प्यूट होता है ना, तो डिसाइड हो जाता है कि फलां की नहीं है। तो अब देखें, सिक्योरिटी कैमरे में दो बंदे पकड़े गए। अब एक तो साबित हो गया उसने चोरी नहीं की, तो फिर ऑब्वियसली किसने चोरी की है? अब कोर्ट ऑर्डर में लिखा होना जरूरी नहीं है कि दूसरा चोर है, क्योंकि जब कोर्ट ने कह दिया फलान नहीं है तो ये बात इंप्लाइड है। अब क्लास के अंदर आते ही दो बच्चे हैं, दोनों में से एक ने गड़बड़ कर दी। टीचर ने कहा ये इसने गड़बड़ नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है कि गड़बड़ किसने की है। और वो गड़बड़ क्या थी? वो सामने वाले की चेयर के ऊपर लिख रहा था कुछ बॉल पॉइंट से, कॉलेज की प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को खराब करते हुए पकड़ा गया। ये गड़बड़ की उसने। देख लें, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट आपके सामने है, पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट भरे पड़े हैं। हद होती है वैसे। ये लोग जहाज में जाके भी ये जहाज पुना दिखाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये जहाज पे भी चढ़ा दो, इन्हीं को जहाज पे चढ़ा दो, उधर भी शुरू हो जाते हैं। कहीं पीआईए को भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो एमिरेट्स को नहीं छोड़ते। ओके, तारीख रवानगी हो, मैं जा रहा हूं, ऐसी मूंगियां लिखी होती हैं। अच्छा जी, अगर को ये जाते छोड़ दें, बड़े हो जाए। अगर कोर्ट के फैसले में यह कह दिया गया है कि यह इनकम अंजुम की नहीं है,
तो कमिश्नर 2 असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। अगर ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे तो घर में जाके परेशान ही हो रहे होंगे। 2 ऑर्डर असेसमेंट इशू, 2 ऑर्डर असेसमेंट इशू, 2 ऑर्डर असेसमेंट इशू। अगर कोर्ट के फैसले में ये कह दिया जाए कि ये इनकम अंजुम की नहीं है, अंजुम बाजी की नहीं है, तो कमिश्नर 2 असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। ये इनकम अंजुम की, कमिश्नर 2 इशू करेगा। कोर्ट ने सिर्फ अंजुम के बारे में कहा है। नोट कर रहे हैं बात या करवाऊं? कर रहे हैं। कोर्ट, कमिश्नर 2 ऑर्डर इशू करेगा। नंबर 1, ये इनकम अंजुम की नहीं है। पस, वो जो पस पड़ जाती है वो वाली नहीं, पस ये इनकम, अब अकरम ये एतराज नहीं करेगा कि मुझे क्यों, अब अकरम मुझे क्यों डाला, मुझे क्यों निकाला। अजीब कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो, इनसे मरवा लो। उसको केस में डाल दिया हमने, निकाला कहां है उसे। अब अकरम ये एतराज नहीं करेगा कि मुझे क्यों असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, क्योंकि अकरम का ऑर्डर अंजुम के केस के फैसले के ताबे इशू हुआ है, यानी उसकी वजह से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस पूरे सेक्शन पर 122, 2 और 4 की लिमिट्स नहीं लगेंगी, क्योंकि इस सेक्शन की अपनी लिमिट्स हैं। अपनी लिमिट्स हैं ना सेक्शन में, 2 साल, 1 साल, 2 महीने। जिस सेक्शन की अपनी लिमिट्स हों उस पर कौन सी नहीं लगती? 122, 2 और 4 की लिमिट्स नहीं लगेंगी इस सेक्शन पर। पढ़ें जी। रशीद उस साइड से हट जाओ, मैनू पढ़न दे। मैं हूं अंग्रेजी पढ़नी है, नाल नाल याद करनी है। जिन्ना रह गया ना सिलेबस, मैं वेखी जरा, नाल नाल याद करना है। पॉइंट 5 हाइब्रिड में बातें करते हुए जरा लास्ट रो में एक अटेंटिव हो जाएं। इफ ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर एनी इनकम इज, रिक्लासिफिकेशन पता है ना यार, वर्किंग 1 से फेस पे ले जाते हैं चीजें। मिसाल दे रहा हूं एक, तो वर्किंग 1 से फेस पे लेके जा रहे हैं या एक बंदे की रिटर्न से निकाल के दूसरे बंदे की रिटर्न में लेके जा रहे हैं। इफ ड्यू टू एपलेट ऑर्डर, एपलेट ऑर्डर क्या होते हैं भाई? एपलेट ऑर्डर तो मैंने आज आपको दिखाए हैं। ये एपलेट अथॉरिटीज के जो ऑर्डर हैं, एपलेट ऑर्डर्स, कमिश्नर अपील का ऑर्डर कंफर्म मॉडिफाई, एटीआईआर का ऑर्डर कंफर्म मॉडिफाई। वेयर ड्यू टू एपलेट ऑर्डर any income is from income of a taxpayer, from income of taxpayer to an other taxpayer। one taxpayer कौन था और दूसरा अकरम। the assessment order issued for other taxpayer, issued for other is assumed to have been issued as a result of order of court। ये assume किया जाएगा कि उसका ऑर्डर उसके ऑर्डर के ताबे इशू किया गया, वो अब एतराज नहीं कर सकता। यानी 2 बच्चे आ रहे हैं ना, तो अब डेस्क के ऊपर लिखा किसने? साबित हो गया कि एक बच्चे के पास बॉल पॉइंट ही नहीं थी आज। तो अब दूसरा बच्चा चीखे चिल्लाए, शोर मचाए, सड़क पे आए कि मेरा इसमें क्या कसूर है? बेटा तेरा ही कसूर है, तू बड़ा भोला बन रहा है। तू भोला है नहीं, इस शक्ल से तू भोला लगता है, बाहर निकल जरा। तो चलें भाई याद करें, इफ ड्यू टू एन एपलेट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड। कुछ लोग बड़े शौक से पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पता है हमारा पेपर है। एनी इनकम इज फ्रॉम द इनकम ऑफ वन टैक्स पेयर टू, रिक्लासिफिकेशन क्या हुई है? वर्किंग 1 से फेस नहीं, एक बंदे की वर्किंग से उठा के दूसरे बंदे की वर्किंग में डाल दी हमने इनकम। द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर टैक्स पेयर। अदर को इतराज होगा ना, एक को तो इतराज होगा ही नहीं, उसकी इनकम से तो निकल रही है चीज। द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर टैक्स पेयर इज अज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो समझा जाएगा कोर्ट के ऑर्डर में ये दोनों बातें लिखी हुई थी कि यहां से निकालो इनकम और वहां पर डालो इनकम। तो कोर्ट के ऑर्डर में अज्यूम किया जाएगा ये दोनों बातें लिखी हुई थी। एक और रिक्लासिफिकेशन भी हो जाती है। वो रिक्लासिफिकेशन ये होती है कि अकरम ये तुम्हारी इनकम ही है, लेकिन 2010 की नहीं है, 2011 की है। क्योंकि शेयर मुझे पता चले तुमने 2010 में नहीं बेचे, 11 में बेचे, तो 2011 की इनकम है। इसको भी रिक्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें बंदा बदला है या बंदे का साल बदला है, ये भी हो सकती है रिक्लासिफिकेशन।
फ्रॉम टू, और उधर भी था फ्रॉम टू। अच्छा, फ्रॉम कहां से? टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर फ्रॉम 1 ईयर। ये 2012 की इनकम नहीं है, बल्कि ये इनकम 2000। तो ये वाला ऑर्डर भी आ सकता है कोर्ट का। आप अकरम के कोर्ट के फैसले में तो लिखा भाई मेरी 12 की इनकम नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चला मेरी 13 की इनकम है? पुत्र है तो तेरी ना। अब जब कोर्ट का ऑर्डर में सिर्फ एक लाइन लिखी होगी कि ये इसकी 12 की इनकम नहीं है, लेकिन ऑर्डर घर में 2 आएंगे कि ऑर्डर कमिश्नर जो भेजेगा, इस सेक्शन वाला ऑर्डर, इस सेक्शन वाले ऑर्डर आपके घर 2 आएंगे। एक ऑर्डर में क्या लिखा होगा? ये इनकम तुम्हारी 12 की, बस साबित हुआ ये इनकम तुम्हारी 13 की है। ये इनकम तुम्हारी 12 की नहीं है, बस साबित हुआ ये इनकम तुम्हारी। ओके, डन। अच्छा जी, वेयर अपील इफेक्ट ऑर्डर इज टू बी इशूड। यार अपील इफेक्ट ऑर्डर का मतलब ये सेक्शन है ना आज वाला 124। वेयर अपील इफेक्ट ऑर्डर इज टू बी इशूड, जनरल टाइम लिमिट्स फॉर इशूइंग विल नॉट अप्लाई। जनरल टाइम लिमिट्स कहां लिखी हुई है? 122 वाली, वो यहां नहीं लगेंगे क्योंकि इस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स है ना। इन केस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन, टैक्स पेएबल शैल बिकम इमीडिएटली पेएबल। अगर इस सेक्शन के मुताबिक आपको कोई टैक्स देना पड़ा ना, तो वो फौरन दे दीजिएगा, उसमें लेट ना कीजिएगा। इस सेक्शन के मुताबिक भी अगर आपको कोई टैक्स देना पड़ा, फौरन दे दीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर इस सेक्शन के फैसले के खिलाफ भी आपको एतराज है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जो हमने 4 दिन पहले पढ़ी थी पेज 354 पे, कि ना जाएं, पेज 354 पे 4 दिन पहले पढ़ी थी अपील इफेक्ट ऑर्डर। अगर अपील इफेक्ट ऑर्डर के फैसले के बाद भी आपको कमिश्नर के फैसले पे एतराज है, तो आप दोबारा कमिश्नर अपील के पास चले जाएं और दोबारा से आप कहानी शुरू होगी फिर नई सारी। तो आप दोबारा अपील कर दें, बस, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो 124A के खिलाफ भी आपको एतराज है, तो आप कहां चले जाएं? दोबारा कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, दोबारा से कहानी शुरू कर दें। लेकिन माय डियर यहां आके लिख लें मेरे ख्याल से 124A पेज नंबर 354, तस्वीर खींचो इसकी ताकि ये भी नेक्स्ट टाइम किताब में टाइप हो जाए। सेक्शन 124A। एक 124 है, सॉरी, दोबारा खींचो तस्वीर, पिछली ना भेजना। ओके, अच्छा भाई, सेक्शन का नाम बताएं। असेसमेंट असेसमेंट आफ्टर एपलेट ऑर्डर। बोलें, असेसमेंट आफ्टर एपलेट ऑर्डर है। ये असेसमेंट ऑर्डर ही, लेकिन एज्यूम्ड या बेस्ट जजमेंट नहीं है। इस असेसमेंट ऑर्डर का नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। लेकिन अपील इफेक्ट ऑर्डर का आसान नाम है असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, और मुश्किल नाम है असेसमेंट गिविंग असर टू अ कोर्ट ऑर्डर। असल नाम अब याद करें, असेसमेंट गिविंग असर टू अ कोर्ट ऑर्डर। ऐसी असेसमेंट जो कोर्ट ऑर्डर के बाद हो। अच्छा, इसमें अब ना 2 बातें याद करनी है। अगर ये 2 लफ्ज पेपर में ना आए तो बैलेंसिंग वाला सिनेरियो लगाना है।
अगर कोर्ट के फैसले में सुनाया गया है, अगर कोर्ट के फैसले में सुनाया गया है कि बोलें बोलें बोलें, अगर कोर्ट के फैसले में सुनाया गया है कि डायरेक्ट रिलीफ है तो 2 महीने के अंदर, अगर कोर्ट के फैसले में सुनाया गया है कि सेट असाइड है तो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ पेपर में लफ्ज डायरेक्ट रिलीफ या सेट असाइड तो फिर बड़ा आसान है, फिर आपने 2 साल के अंदर अंदर ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा सेक्शन दोबारा। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर is to be issued after court order, where an assessment order is to be issued after court order। अब बात को स्ट्रीमलाइन कर दें, द कमिश्नर शैल इशू द अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन 2 years। अब बात खत्म हो। दोबारा, where direct relief is provided by court, आगे बात को सॉफ्ट कर दें, स्ट्रीमलाइन। द कमिश्नर शैल इशू द अपील इफेक्ट ऑर्डर, मोबाइल छोड़ देना, मोबाइल। द कमिश्नर शैल इशू द अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन 2 months। इतनी कंसंट्रेशन से आप लोग ऐसे देख रहे होते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन, आगे बात को स्ट्रीमलाइन कर दें, आगे बात को स्ट्रीमलाइन कर दें। द कमिश्नर शैल पास द विद इन 1 year फ्रॉम द in which the court order is served। अच्छा, जब कभी सेट असाइड हो तो काम नए सिरे से करना है या फ्रॉम द स्टेज दैट देयर वर मे कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, सारा काम दोबारा करने की जरूरत नहीं। और एक लाइन बस याद कर लेनी है, रिक्लासिफिकेशन 1-2 नंबर की पेपर में पूछ सकता है। अगर रिक्लासिफिकेशन करनी है तो कोर्ट का ऑर्डर तो एक ही आएगा, लेकिन कमिश्नर कितने ऑर्डर बना के भेजेगा, और दूसरा बंदा एतराज नहीं करेगा कि मुझे क्यों ऑर्डर भेजा, क्योंकि उसी के ऑर्डर के तहत आपको कहा गया। अगर अम्मी कह दें कि बड़े बेटे ने दही का बाउल नहीं गिराया, तो फिर घर में था ही कौन सा अम्मी की गैर मौजूदगी में बेटा? छोटा। छोटा भाई, छोटे नहीं गिराया ना। अब छोटा ये तो नहीं कह सकता कि मुझे क्यों डाला इस केस में, और फिर तुझे क्यों डाला, तू बड़ा भाई तो था ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, साबित हो गया। फुटस्टेप से पता ही नहीं चल रहा वो नीचे आया था, बायोमेट्रिक सब करवाया हमने, चेक किया। तो दही था या कुछ और था। अच्छा जी, पेज 362, बिल्ली आई होगी, पिछले 50 साल से बिल्ली नहीं आई उस घर में। और बताओ। अच्छा, सेक्शन 124A इधर देखिए माय डियर, दो 2012 चुप रहे, वरना चुप कराने वाली कोई चीज मंगवानी पड़ेगी, टेप। ऐसे परेशान हो जाते हैं। 2012 का साल है आपका। अब 2012 के साल में खामोश हो जाए। 2012 के साल के बारे में टैक्स वालों ने आपको तंग किया। 2013 में आपने यहां पे क्या जमा करवाई होगी? रिटर्न। यहां पे जाके हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया केस इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर। हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया केस इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर। इशू ये था कि 2012 के अंदर कुछ स्टॉक गला सड़ा था, टैक्स वाले कह रहे थे इसको एक्सपेंस में ना डालो, और दुकानदार कह रहा था मैंने एक्सपेंस में डालना है। इस पे लड़ाई हो गई। हाई कोर्ट ने लॉ लू पढ़ के कह दिया यार ये इजाजत है यार, डालने दो, बहुत गल सड़ गया है, इसको डालने दो एक्सपेंस में, कोई मसला नहीं। इस बात पे लड़ाई हो गई। हाई कोर्ट ने आपकी फेवर में फैसला सुना दिया। अब 2013 में दोबारा आपने यही काम किया
जब उसकी 14 में रिटर्न जमा कराई कि 13 में उस गले सड़े स्टॉक को एक्सपेंस में डाला, 2014 में फिर आपने दोबारा यही काम किया कि गले सड़े स्टॉक को एक्सपेंस में डाला, 2015 में भी आपने गले सड़े स्टॉक को एक्सपेंस में डाला, 2016 में भी आपने गले सड़े स्टॉक को एक्सपेंस में डाला। अब कमिश्नर आपको हर साल दोबारा ऑडिट शुरू करके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजने की कोशिश कर रहा है। आप उससे कहेंगे यार छोड़ दो यार, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है मेरे हक में। वो कहेगा हाई कोर्ट का फैसला तो 2012 के बारे में है, बाकी सालों के बारे में मैं तुम्हें भी तंग करूंगा। अब लॉ मेकर ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ना इसको प्लीज, सेम इशू पे बार बार तंग कर रहे हो, डिसाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। तो कमिश्नर ने कहा मैं इसलिए तंग कर रहा हूं कि मैं आगे सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैं इसलिए इसको हर साल के बारे में तंग कर रहा हूं। ये साल सारे आपके हाथ में, अभी कहां 5 साल गुजरे हैं, यहां खड़े होके आपको पता है इन सारे सालों को ऑडिट किया जा सकता है क्योंकि 5 साल नहीं गुजरे अभी। तो ये सारे साल अभी आपके हाथ में, आप टैक्स पेयर से खेल सकते हैं। उसको ऑडिट का नोटिस भेजें, फिर शोकॉज नोटिस भेजें, फिर उसकी अमेंडमेंट मारें इधर। तो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कमिश्नर पंगे लेता है, अबे 13 में भी तेरा यही मसला है, यहां खड़े होकर कहता है अबे 14 में भी तेरा यही मसला है, अबे यहां जाके दोबारा कहता है अबे 15 में भी तेरा यही मसला है। लॉ मेकर कह रहे हैं यार बस कर दो, उसको तंग कर रहे हो सेम इशू पे, हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुना दिया हुआ है। कमिश्नर ने कहा मैंने नहीं माना। लॉ मेकर ने कहा मैं हुक्म देता हूं कि कमिश्नर तुम तंग मत करो इसको। कमिश्नर ने कहा चलो ठीक है, अब मैं सेम इशू पे इसको तंग नहीं करता, बाकी इश्यूज पे कर लूंगा। उन्होंने कहा ये ठीक है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। अब कमिश्नर हो जाएगा ठंडा, कमिश्नर क्या हो जाएगा, ठंडा, रिलैक्स हो जाएगा। अब कमिश्नर से तंग नहीं किया करेगा। अब इसका मतलब है 13 में भी आपने मजे से खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, फिर 14 में भी मजे से खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, 15 में भी मजे से खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, आपके तो मजे लगे हुए हैं। अब 16 में आके या 17 में आके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया अगेंस्ट टैक्स पेयर। अब इजाजत दे रहा है लॉ मेकर कमिश्नर को कि सारे सालों को उठा के मॉडिफाई कर दे, सारे सालों को उठा के, क्योंकि अब तक जो रुका हुआ था वो लॉ मेकर के कहने पे रुका हुआ था, असल में आ जाके कहानी में निकला तो कमिश्नर ही सही, क्योंकि अब इस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि कौन सही है, कमिश्नर। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर अम्मी जान ने आपको किसी चीज की इजाजत दे दी है तो अब आपको घर वाले क्यों तंग कर रहे हैं कि ये चीज क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अम्मी जान ने इजाजत दे दी है, अब मैं वो चीज 10 दफा करूं, 15 दफा करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? अम्मी ने तो इजाजत दी है, अम्मी हद होती है वैसे कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो ना तो। अच्छा, तो अम्मी जान ने तो खुद इजाजत दे दी है, तो अब वो मैं काम 10 दफा करूं, 15 दफा करूं, किसी को मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, अनलेस के कल कलां को जाके जब अब्बू के कोर्ट में ये फैसला डिसाइड हो और अब्बू कह दें तो फिर पिछली सारी इजाजतों जो अम्मी की तरफ से मिलेंगी वो सारी इनवैलिड हो जाएंगी और हर एक के ऊपर 50-50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा आपको। ये था सेक्शन। एक मिनट जरा पढ़िएगा। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट। अभी एपरेट अथॉरिटी छोड़े भाई, इधर देख लें यार, आप लोगों के लिए करा रहा हूं। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉमी में फॉलो दिस डिसीजन। कॉमी सबऑर्डिनेट बन जाए, उसके नीचे सरे तस्लीम खाम कर दो। कॉमी विल फॉलो दिस डिसीजन फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर हिम। उस बंदे को बाकी सालों में तंग ना करो। अब इवन इफ द कमिश्नर इज गोइंग इन एन अपील अगेंस्ट द, चाहे तुम आगे भी जा रहे हो तो जाओ। तो भाई बात यह है, वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट इन, और बोले इन फेवर ऑफ टैक्स पे। ये बातें नहीं लिखेंगे तो घर में बिल्कुल ही समझ नहीं आना। जो समझदानी है वो छोटी सी तो है हमारी। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, बोले किसकी फेवर में, इन फेवर ऑफ द कॉमी में फॉलो दिस फैसला। कॉमी इस फैसले को फॉलो करो यार। कॉमी यार, ये भाई कॉमी तुम क्या बंदे हो, मानो इस बात को। मस्ट फॉलो द डिसीजन फॉर द सेम टैक्स पेयर फॉर इवन इफ द कमिश्नर इज गोइंग इन एन, ये तो इसकी बात हो गई। अब इधर आ जाए। इन केस द डिसीजन इज रिवर्स्ड, रिवर्स हो गया डिसीजन, यहां कुछ हो तो यहां कुछ हो।
असल में ये मैंने आपको पढ़ाया था 124 ए का 1, अभी ये बनाने दूंगा, और ये 124 ए का 2। इन केस द डिसीजन इज रिवर्स बीन दैट नाउ इट इज डिसाइडेड, अब तो टैक्सपेयर के खिलाफ फैसला आ गया। अब किसको ठंडा किया हुआ था हमने, क्या कह के ठंडा किया हुआ था, यार हाईकोर्ट का फैसला आ गया इसके हक में, ना तंग करो बार बार। अब कमिश्नर में मॉडिफाई ऑल द असेसमेंट्स। भाई को क्या हुआ है, ये होता पेपरों के करीब। अच्छा, द कमिश्नर में मॉडिफाई ऑल असेसमेंट्स, कमिश्नर क्या कर दें, ऑल असेसमेंट मॉडिफाई कर दें। 2 सफे आगे आए, बस ज्यादा आगे चले गए। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में फैसला सुना दे, बहुत ज्यादा आगे चले गए, अगले से अगला सफा था। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में और फैसला टैक्स पेयर के हक में हो, पता है ना, अभी बताया था मैंने आपको, हक में हो, तो कौमी को चाहिए कि सेम इशू पर, घर में पढ़ेंगे इशू सेम इशू सेम इशू सेम, फिर समझ नहीं आएगा, तो कौमी को चाहिए कि सेम इशू पर टीपी को बाकी सालों के लिए तंग ना करे। ख्वा अब आप लोगों ने तो पढ़ना है हाई कोर्ट कौमी के फैसले के खिलाफ नहीं, ख्वा कौमी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आगे सुप्रीम कोर्ट में ही। मेन बात क्या है, मेन बात क्या है, तंग ना करो। मेन बात क्या है आज की, तंग ना करो। हां, जरा मुंह खोल के बोलें, हां, अगर बाद में एज्यूम करें कि सुप्रीम कोर्ट अब कौमी के हक में फैसला सुना दिया, तो कौमी पिछले सारे सालों को उठाकर मॉडिफाई कर दे, और हर साल में टैक्स पेयर की इनकम अब 122(2) और 122(4) की लिमिट्स नहीं लगेंगी, क्योंकि इस सेक्शन की अपनी लिमिट्स हैं। समझ आई या लगवाऊं? अच्छा भाई, अब ये नोट करने से पहले ना एक बार तसल्ली से पढ़ लें। बोले, अगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के हक में सुना दिया, तो कौमी में फॉलो दिस डिसीजन। में फॉलो दिस डिसीजन की भी उर्दू क्या पढ़ी है, तंग ना करे। में फॉलो, अब तंग ना करे, फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स में इसको तंग ना करे, पेंडिंग बिफोर हिम, इवन इफ कौमी इज गोइंग इन एन अपील अगेंस्ट द, चाहे आप आगे जा रहे हो कोई मसला नहीं। इन केस डिसीजन इज, हमारी मिसाल में किसने डिसीजन रिवर्स किया है, हमारी मिसाल में किसने डिसीजन हाई कोर्ट ने रिवर्स किया, यार ये अजीब बोंगे लोग हैं। इन केस डिसीजन इज रिवर्स बाय, बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ही आपके हक में फैसला सुना दे, द कौमी में मॉडिफाई ऑल द असेसमेंट, कौमी अब सारी असेसमेंट्स उठा के बदल दे। और मैंने इसमें लिखा था उर्दू में, अब आपका टैक्स बढ़ा देगा वो। यार मॉडिफिकेशन का टाइम पढ़ लें। मॉडिफिकेशन कैन बी डन विद इन 1 year ऑफ एपेलेट ऑर्डर। ये फर्ज करें 12 दिसंबर 17 है, तो 12 दिसंबर 17 को कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो इसके बाद 1 year गिने, 12 दिसंबर 18, इसमें एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से नहीं गिनना। 12 दिसंबर 17 को कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर 12 दिसंबर, नहीं 12 दिसंबर 17 तो सॉरी इधर करेगा ना यार, ओहो सॉरी, 12 दिसंबर 17 तो इधर आएगा, ये तो 30 जून 17 है, समझ रहे हैं, ये तो 30, मुझे क्या लिखना चाहिए था 12 दिसंबर 16, ये तो आखिरी दिनों में भी आप लोगों के मसाइल चल रहे हैं, मेरे तो चलो हैं, ये 30 जून 17 का साल है ना, तो ये 12 दिसंबर 16 बनेगा जी। वो तो मुझे पता है, वो तो फिर आगे होगा ना, तो पता है ना। अच्छा,
फॉलो द डिसीजन फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर हिम, बस वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये आएगा पेपर में इस नाम से, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। So well, that was a mashallah very beautiful chapter taught to beautiful students. तो ये ज्यादा होगी। अच्छा माय डियर, अब हमारा चैप्टर 4 का एक कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, उसको निकाल लें। और कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। पहले सारे खड़े हो जाएं, शुरू कर दो। लब पे आती सारे खड़े हो जाएं। बन के तमन्ना मेरी, हाइब्रिड में ऊंची जिंदगी माइक पे सूरत है खुदाया मेरी। आगे बात है दूर दुनिया का। खड़े नहीं हो, खड़े बोला हुआ सर, अपनी जुबान में आता है। लब पे आती, चलो इंग्लिश में पढ़ो। लब पे आती है दुआ बन के। कश्मीरी में आती है, कश्मीरी में आती है। लब पे हाइब्रिड से आवाज नहीं आ रही। क्या पढ़ूं? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कश्मीरी में पढ़ दो। उसमें आती ही नहीं है। चलो इंग्लिश में पढ़ो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लिप्स दुआ कमिंग ऑन लिप्स सर, दुआ कमिंग इन ऑल लिप्स। अच्छा ओके। ये तर्जमा कर दो भाई। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इंग्लिश में या उर्दू में? इंग्लिश में, पश्तो में कर दो। दुआ कम्स ऑन लिप्स। लिप्स तो बोल दिया, लिप्स। बैठ जाओ भाई, साथ वाले को बिठा दें वरना कंपनी बैठ जाएगी। साथ वाले को प्यार मोहब्बत से कहीं, कंपनी बैठ गई। अच्छा माय डियर, अब आप निकालें चैप्टर 4 में एंड पे ये डायग्राम। चैप्टर 4 के एंड पे ये डायग्राम निकालें। बोलें डायग्राम कडली, कडेड और नॉट कडेड येट? कडेड। किताब को जरा टेढ़ा करके रख लें या खुद टेढ़े हो जाएं, जैसे भी करना है। चैप्टर 4 का आखिरी सफा नहीं निकाला हाइब्रिड में, ये सेकंड रो में जरा देखें। चैप्टर 4 का आखिरी सफा निकल गया। हद होती है, वद होती है, वेल डन आखिरी रो में तो निकल गया, सेकंड रो में नहीं निकला था। अच्छा भाई, अब बड़ी अटेंटिवली सुनना है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है। एक बंदे ने स्टे किया पाकिस्तान में 183 डेज। जी बिल्कुल, तो ये बंदा क्या है? रेजिडेंट। लेकिन अगर स्टे नहीं भी किया 183 डेज और गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो ये भी क्या है? रेजिडेंट। अच्छा, एक ना लॉ में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है नई, उसको आज हम अपने सवालों में करना है। वो माय डियर ये है, अब सुनने भाई सुनने। एक बंदे ने पाकिस्तान में 183 डेज स्टे किया है। भाई नहीं मिल रहा, इसको जरा ढूंढ दो। एक बंदे ने पाकिस्तान में 183 डेज स्टे किया है? नहीं। चलो ठहरो जरा भाई, मुझे बताओ, तुम्हारे पास सिटीजनशिप है, पाकिस्तान का आईडी कार्ड है? जरा चेक करो। जी 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 सर, इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। अच्छा तुम जरा साइड पे आओ, तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस जरा तसल्ली से चेक करना पड़ेगा, बाकी लोग जाएं। अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमने चेक करना है। जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज से कम रुके, उसको भी आज हम रेजिडेंट बनाने लगे हैं। लेकिन पहले क्या चेक कर रहे हैं? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पता किया तो वो, सॉरी, सिटीजनशिप स्टेटस। सिटीजनशिप स्टेटस पता किया तो वो क्या निकला? सिटीजन निकला। यस, ही सिटीजन। आप मुझे बताएं कि आप जो है वो जर्मनी में कितने दिन रहे? यार मैं जर्मनी के अंदर ना 100 दिन रहा था।
अच्छा, आप अब मुझे बताएं, आप जो है वो हॉलैंड में कितने दिन रहे? यार मैं वहां भी 100 दिन रहा था। तो पाकिस्तान में तो फिर 165 ही बनेंगे ना माय डियर, बोले ना हाँ या ना। पाकिस्तान में तो 165 ही बनेंगे ना फिर। और ये बंदा भी क्या है? सिटीजन। अब जरा देखिएगा भाई, आई नीड योर अल्टीमेट अटेंशन। इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम है, तो स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज बोले? नो, पाकिस्तान में तो 183 डेज नहीं रुका। इज ही अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज? यार यस या नो बोले, बी कॉन्फिडेंट यार। यस बोल रहे हैं यार, तो पागल है। प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, क्या किसी और मुल्क में यह रुका है 182 दिन से ज्यादा? जर्मनी गया था उधर 100 दिन रुका था, और हॉलैंड गया था उधर भी, तो 182 दिन से ज्यादा तो कहीं भी नहीं रुका। तो अब मुझे बताएं मैं कहां चल रहा हूं? मैं मेरे ख्याल से यहां चल रहा हूं, यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इससे और पूछा करने, वो मैं अभी नहीं पूछ रहा। एक छोटा सा सवाल इससे और पूछा करना है, वो मैं अभी नहीं पूछ रहा। आप बता दें इसको क्या बना दूं मैं? रेजिडेंट। इसकी लॉजिक याद करें, लॉजिक सुने इसकी। लॉजिक क्या है? अब आपने अपनी किताब पे नहीं देखना, ये इधर वाली डायग्राम पे देखना है, मेरी वाली, अपनी किताब पे नहीं देखना। लॉजिक से याद करें। असल में ना ये वो लोग हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में। तो होता ये था, इनको कोई मुल्क भी रेजिडेंट नहीं करार देता था, क्योंकि हर जगह थोड़े थोड़े दिन रुकते थे। इनको फिर हमने पकड़ लिया, इनको हमने पकड़ के कहा तुम लोग क्या हो? रेजिडेंट। तुम लोग क्या हो? ये हर जगह बच जाते थे। इनको हमने पकड़ना है, असल में फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो डिफरेंट मुल्कों में ट्रैवल करते रहते हैं, इनको हमने पकड़ के रेजिडेंट करार देना है। लॉजिक, पाकिस्तान में 183 दिन नहीं रुका, तो बजाहिर तो क्या था? नॉन। लेकिन हमने उससे आईडी कार्ड चेक करवाया, आईडी कार्ड किसका निकला? इससे एक पहला सवाल पूछें, पाकिस्तान में 183 दिन रुके हो? इसने कहा नहीं। पहले सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा करना है, बेटा आप सिटीजन हो? हां। इसका सवाल यस आया करना है। भाई आप पाकिस्तान की बात ना करो, अब आप बाहर के किसी एक मुल्क में 182 दिन रुके हो? कहते हैं नहीं, कहते नहीं, बाहर के किसी मुल्क में नहीं। इसका मतलब है कोई मुल्क भी आपको ज्यादा स्टे नहीं करा रहा, लगता है आप कहीं नहीं पकड़े गए। अब लॉजिक, लगता है आप तो कहीं भी नहीं पकड़े गए होगे कि किस कोई मुल्क भी आप, मुझे नहीं पता कि बाहर के मुल्कों में 183 डेज रूल है, किसी मुल्क में 160 भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता रूल्स क्या हैं, लेकिन मोर और लेस रूल इससे मिलते जुलते होंगे। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो इसलिए नहीं पकड़ा गया, पकड़े जाने से मुराद है हमने रेजिडेंट बनाना है उसको, पाकिस्तान में तो इसलिए नहीं पकड़ा गया। लेकिन ना भी पकड़ा जाए तो उससे दूसरा सवाल पूछ लें, तुम क्या हो? जी मैं हूं। अगला सवाल उससे पूछे किसी और मुल्क ने तुझे 182 डेज रुकवाया? कहता है नहीं। अब ना ये कहीं काबू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है किसी और मुल्क में भी ये नहीं रुका, बस साबित हुआ ये बंदा क्या है? रेजिडेंट है। ठीक है। अब आज के नोट्स में लिखा होगा कि चैप्टर 4 की लास्ट डायग्राम की है हमने, उसके बाद आज के नोट्स में लिखा होगा माय डियर, हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सवाल किया है। वो सवाल मैंने आपको आज 2 करवाने हैं। एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, उसके भाग लगाए, उसको जल्दी जल्दी पास कराए, उसकी जल्दी जल्दी शादी कर, आखिरी दिन है, उसकी जल्दी जल्दी शादी कराए, उसको नेक औलाद दे, उसको नेक औलाद दे, आगे उसकी आंखों के सामने औलादों को औलाद दे। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, आगे निकालें, ये अटेम्प्ट निकालें, कौन सी वाली अटेम्प्ट है? कौन सी वाली अटेम्प्ट है? ये तो मैंने कटा हुआ है घर में ही सवाल, सितंबर 2024 की क्वेश्चन नंबर 2। पॉज करना,
आज के नोट्स में लिखा हो। अच्छा जी, अरसलान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अरसलान क्या है? इज एम्प्लॉयड बाय इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूके। बस हंसते हैं, शर्म नहीं आती। द फॉलोइंग डिटेल्स आउटलाइंस द अरसलान्स ट्रेवल एंड वर्क असाइनमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग 2024। यूके, दिन गिने भाई यूके में। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में, अभी मत कैलकुलेटर पकड़े भी, यूके का स्टेज का और भी है, थले आ रहा है, यूके आएगा दोबारा। अच्छा जी, इसके बाद भाई अब मैं ना चाहता हूं कि आप लोग कैलकुलेटर हाथों में पकड़ें या उंगलियों की पोरें, दोनों इस्तेमाल करते हुए बड़े प्रॉपर तरीके से ये सवाल सॉल्व करने हैं। आई कैप इसको अब बहुत खूबसूरत तरीके से टेस्ट कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा जी, यूके में स्टे आपने निकाल लिया 31 समय, 30 समय 15। किसी को कंफ्यूजन है और कोई हमारे साथ रिदम में नहीं चल रहा था तो सुन ले, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 15 दिन। यूएई में कब से कब तक रहा? प्लीज ये आप कैलकुलेटर पे 30 माइनस 16 नहीं कर सकते, ये गलत जवाब आएगा। आप कैलकुलेटर पे 30 माइनस 16 करके देखें, गलत जवाब आएगा। उंगलियों पे गिने, ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा तो मैं आपको अफसोस से बताता हूं 30 माइनस 15 करना पड़ेगा। ये वाला बड़ा खतरनाक सेक्शन है, 30 माइनस 15 करना पड़ेगा। इसलिए मेरा 31 माइनस 15, अक्टूबर में 31 दिन है, अक्टूबर में 30 है, सितंबर में, अक्टूबर में 31 है, अक्टूबर में 31 है। तो 31 माइनस 16 से जवाब नहीं आना। 31 माइनस 15 तो बड़ा फिर रिस्की हो जाएगा, बच्चों को समझ नहीं आएगा 31 माइनस 15 क्यों करें, इसलिए काम को सादा रखें, देसी उंगलियों पे गिने। 16 अक्टूबर से गिनना शुरू करें, हाइब्रिड में आखिरी रो में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? 16। नवंबर में, दिसंबर में 31। पाकिस्तान, यार इससे नहीं फर्क पड़ता कि वेकेशन पे आया या वर्क फ्रॉम होम पे आया, दिन तो दिन है ना। पाकिस्तान में बोंगा गिन रहा था, उसे गिनने दें, आप लोग अपना करें। 1 जनवरी से 26 जनवरी कितने दिन हो गए? 26। गिनूंगा तो मैं गिनवाऊंगा खुद। दोबारा यूके चला गया, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? 5। उसके बाद आगे चलें, फरवरी, यार ये फरवरी 29 का है 2024 का, लीप का साल आएगा, फरवरी में एक बढ़ाएगा। बचपन में ये नजम होती थी, तो लीप का साल है तो इससे फरवरी में 29 दिन गिनेंगे। और मार्च में गिनने दें किसी को, हमें तो पता है ना 1 और 2 मार्च 2 ही दिन होते हैं, 2। अच्छा जी, आगे पाकिस्तान में फिर दोबारा टपक पड़ा है मार्च में। यार कितने दिन होते हैं? 31। तो पहले 2 दिन नहीं रुका, 29, और उंगलियों पे गिनना है तो 3 को भी डालना है, 31 मार्च को भी डालना है। समझ आ रही है? कितना हो गया? 29 दिन मार्च के। और फिर हाइब्रिड में लास्ट रो, प्लीज ना देखिए, अब ये तो क्या करूं अब। अप्रैल में, मई में, दूसरों का तो हर बंदा ख्याल कर लेते हैं, और जून में 30 से। अब टोटल 366 होना चाहिए, वरना बोंगे ने बोंगी मारी है कोई। बोंगा वो होगा जो मुझे लिखवा रहा है। टोटल 366 होना चाहिए। आमतौर पे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप के साल में 366। 140, 140, देखें टोटल 366 बन रहा है। अच्छा जी, नोट करें। अच्छा, किताब में पिछले सफे पे जगह खाली है इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए?
मेरे डियर अगले पे नहीं, पिछले सफे पे, जिसको तूने भर लिया हुआ है, मेरा कसूर नहीं है उसमें। पिछले सफे पे जगह खाली है, छोटा सा ही लिखना है ना, दाईं साइड पे लिख लेना लाइन डाल के। पिछले सफे पे जगह खाली है इसका सोल्यूशन लिखने के लिए। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है किताब का पिछला सफा खाली पड़ा है। ये वर्किंग हो गई या सोल्यूशन हो गया है? ये तो नहीं एग्जामिनर को कहेंगे चलो इतना मैंने कर दिया यार, बाकी तो तुम कर लो ना यार। वो कहेगा दीवाने, ये तो 7वीं के बच्चे से भी गिनवा लेता मैं। अच्छा यार, इसमें ना आपने अजीब तरीके से जवाब दे के आया करना है। आपने पहला जवाब ये दिया करना है, एज पर ओल्ड क्राइटेरिया जो हमने सेशन के शुरू में पढ़ा था, ही इज नॉट रेजिडेंट, हाउएवर वी विल ओनली अप्लाई सेकंड क्राइटेरिया। हो सकता है उसमें रेजिडेंट बन जाए, किसी में भी बन गया तो बन जाएगा फिर। तो इसमें ये जवाब आप दे के आ सकते हैं एक लाइन में कि एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया ही स्टेज फॉर लेस देन 183 डेज, देयरफॉर ही इज, लेकिन वी विल अप्लाई द सेकंड क्राइटेरिया एज वेल। तो इस तरह चलें जवाब लिखें, एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया। वो जो फर्स्ट क्राइटेरिया से मेरा ओल्ड क्राइटेरिया है जो हमने सेशन के शुरू में पढ़ा था, जो आपको बचपन का याद है। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया ही इज नॉन रेजिडेंट because he stays for a period of less than, बोले ना, for less than 183 days. As per first criteria, he is non-resident because his stay in Pakistan is less than 180। भाई क्यों बोल रहे हो? डेट इज लिखते भी नहीं कभी आप और बोल भी रहे हो। डेट इज 146 days only. However, we will test second criteria as well. second criteria भी टेस्ट करें फिर कंक्लूजन दें, अभी कंक्लूजन ना दें। However, we will test second criteria as well. अब जरा सेकंड क्राइटेरिया का जवाब देने से पहले मुझे ये बताएं कि ये रेजिडेंट है या नहीं। कुछ लोगों ने तो फौरन पकड़ लिया होगा, अल्लाह का शुक्र है, उनसे तो मुझे टेंशन नहीं, मुझे बाकियों की टेंशन है। उन्होंने तो फौरन पकड़ लिया होगा। कितने सवाल पूछने हैं? 2 नहीं सवाल पूछने, 3 सवाल पूछने हैं, फिर डिसाइड करना है। अच्छा जी, माय डियर, स्टे बता दें यूके में कितने हैं और यूएसए में, पाकिस्तान यूएई में 70 और पाकिस्तान में, और बंदा भी क्या है। आप देखिएगा जवाब क्या देके आना है, पहले मैं बताता हूं फिर आप लोग लिख लीजिएगा। एज पर सेकेंड क्राइटेरिया his stay in Pakistan is for a period of less than, but he is and he is not present in any other country for more than, so he will be considered as। असल में ये किसी के काबू नहीं आ रहा ना, पाकिस्तान के काबू इसलिए नहीं आया कि 183 डेज नहीं रुका, बाहर वालों के काबू भी नहीं आया, उधर भी थोड़ा थोड़ा रुका है, अब ये काबू किसी के आ नहीं रहा। असल में ये क्राइटेरिया आपको शायद समझ आ गया हो कि दूसरों के काबू भी नहीं आ रहा। आप इसको फिर पकड़ के जो है वो चित्र लगाओ और इसको रेजिडेंट, और रेजिडेंट बन गया तो मारा गया। इसकी पाकिस्तान फॉरेन से दोनों इनकम टैक्सेबल हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है रेजिडेंट बनने का। तो अब लिखें, सेकंड क्राइटेरिया लगाएंगे ना। इन सेकंड क्राइटेरिया, though his stay is less than 183 days in Pakistan, though his stay is less than 183 days in Pakistan, but he is a citizen of Pakistan। इधर ऊपर भी देखें ना, but he is a citizen of Pakistan and he is not present
and he is not present in any other country, बोले आगे बोले ना, ही इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री, इधर देखें, फॉर मोर देन 182 days, फॉर मोर देन 182 days. So as per this criteria, he will be classified as resident. इसे क्या करार दे दिया जाएगा? रेजिडेंट. डन जी. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल का जवाब हमारा मुकम्मल हुआ. अब आप वापस आ जाएं डायग्राम की तरफ. अच्छा माय डियर, अब आप तशरीफ लाएं चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. आज के बाद हर सवाल पर आपने दोनों क्राइटेरिया लगाने हैं. ओ तेरी खैर, अच्छा सर जी स्टूडेंट, आज के बाद हर सवाल पर आपने क्वेश्चन 24 अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर डिस्कस द रेजिडेंस स्टेटस ऑफ फॉलोइंग. ऑन 21 सितंबर आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब. आसिफ दुबई चला गया अपनी नए जॉब के लिए. ड्यू टू सर्टन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर इन दुबई, ही रिजाइन्ड ऑन जकम एंड केम बैक टू पाकिस्तान. और फिर पाकिस्तान भी क्या आ गया? वापस. ऑन 16 में ही गॉट अ न्यू जॉब इन पाकिस्तान विच ही कंटिन्यू टिल 30 जून 2017. तो भाई पुराना रूल ही लगाएं जो बचपन वाला, पाकिस्तान के दिन गिन के बताएं. ऑन 21 सितंबर ही प्रोसीडेड टू दुबई. दिन गिने 21, 22, 23, 24, सॉरी ये तो दुबई का स्टे है, मादरत पाकिस्तान का गिनना है. तो जुलाई से गिनना शुरू करें. जुलाई, अगस्त, सितंबर. भाई समझ आ रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर. आगे चलें. अब आगे काउंट ना करें क्योंकि आगे किसका स्टे है? दुबई का स्टे है. सर पिछले सवाल में तो आपने दुबई का भी स्टे गिनवाया था, उसका मैं जवाब आपको दे देता हूं. उसका एक हल है इस सवाल में. इस सवाल में दुबई का स्टे नहीं गिनना पड़ा करेगा. जब दो मुल्कों में है तो एक मुल्क बैलेंसिंग आ जाया करेगा. पिछले सवाल में बैलेंसिंग वाला काम नहीं चलना था. पिछले सवाल में भी किसी एक मुल्क को बैलेंसिंग कर सकते थे आप, लेकिन पिछले सवाल में 3 मुल्क थे. तो बच्चों वाली बात कर रहा हूं, कोई टैक्स की बात नहीं कर रहा. पिछले सवाल में 3 मुल्क थे, सबके दिन गिने. इस सवाल में मेरा मशवरा नहीं है कि पाकिस्तान और दुबई के दिन गिने. क्यों? पाकिस्तान के दिन गिने, टोटल में से दुबई माइनस कर दें, वो दुबई के होंगे. ये तो ज्यादा आसान सवाल है. अच्छा जी, अब दुबई के दिन ना गिने. पाकिस्तान कब वापस आया? यकम मई को. तो मई से 31. ओहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 16 मई को जॉब शुरू की, यकम मई को वापस आ गया ना. तो मई के और जून के 144. और साल में कितने दिन होते हैं? 365. तो बैलेंसिंग 211 तो ज्यादा हो गया. 221. नोट करें जी माय डियर. मुझे दुबई वैसे गिन लें दुबई के दिन यार, थोड़ा सा टाइम अगर पेपर में हो तो. गिनने या छोड़े परे? छोड़े परे. इतनी अकल तो है ना. आप अगर रहा ही पाकिस्तान और दुबई में है तो पागलों की तरह दिन गिने, या फिर जितने दिन उसने रहा है पाकिस्तान में वो माइनस कर दें. और समझ आया? कोई नहीं आया? अब आपने ही इस पे दोनों क्राइटेरिया लगाने हैं. अभी मैं लगवाऊंगा.
हाइब्रिड में सेकंड रो में समझ आ गया आप जो पूछ रही हैं सवाल, या माइक चाहिए? समझ आ गया, ठीक है, शुक्रिया। टोटल डेज माय डियर हैं 365, इसमें से माइनस कितने कर दें? 144। 221 दिन कहां रुका? दुबई में रुका। अब माय डियर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब आपको वो डायग्राम बहुत खूबसूरत तरीके से समझ आएगी। मेरा पहला सवाल, एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया, एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया this person is this individual is a non-resident because his stay in Pakistan is for a period of less than. However, while applying second criteria, while applying second criteria, I am assuming that he is citizen. ये मसला इस सवाल में, मेरे ख्याल से अब ICAP को ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए। ICAP को बताना चाहिए वो पाकिस्तान का सिटीजन है या नहीं, वरना बच्चों को assumptions लेनी पड़ेंगी पेपर में। ये वह सवाल है, इस तरह के सवाल नहीं आएगा आपको डालने चाहिए। और ये सवाल उस टाइम आया था जिस वक्त लॉ में वो वाली लाइन नहीं थी, वो वाली लाइन लॉ में अभी भी आई है, इसलिए इसके सोल्यूशन में भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई जो मैं आज बता रहा हूं। लेकिन मेरा मशवरा आज के बाद ये बातें ठोक के कर दिया करें सवालों में, कोई मसला नहीं। एज्यूम कर लें आप सिटीजन है। अगर नंबर 4-5 हो फिर तो जरूर, 2 नंबर हो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्राइटेरिया भी चल जाएगा। अगर 4-5 नंबर का यही सवाल आ जाए तो यू मस्ट डिस्कस ऑल क्राइटेरिया, सारी बातें पूरी करके आए। क्राइटेरिया तो दोनों लगने हैं, दोनों लगा के डिसाइड होना है। हाउएवर इन सेकंड क्राइटेरिया वी विल एज्यूम दैट ही इज सिटीजन, और फिर आगे चलते हैं, इसमें assumption लेनी पड़ेगी कि सिटीजन है। फिर आगे पता क्या करेंगे आप? आगे आप ये करेंगे कि आगे आपको ये डायग्राम बहुत जबरदस्त समझ आएगी। पाकिस्तान में कितना है? 144, और एज्यूम क्या किया है? सिटीजन है। और दुबई में कितने? 221। While applying the second criteria, his stay in Pakistan is for a period of less than 183 days. However, I assume that he is a Pakistan, but he is present in any other country for more than 182 days. Therefore, he is still considered as non-resident. अब जाके डायग्राम समझ आई आपको? इसलिए अब तो दुबई में पकड़ा गया है, वो तो अच्छे खासे दिन रुक गया, 182 से ज्यादा रुक गया है। ये फ्रीक्वेंट ट्रेवलर नहीं है, ये बस दुबई गया था और पाकिस्तान रहा है, तो ये फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है ही नहीं। ये पाकिस्तान में 144 रुका तो बाकी दिन तो बस दुबई में अच्छा खासा रुक गया, मोर देन 182 है। इसको इधर रेजिडेंट ना बनाए, ये तो दुबई दुबई लग रहा है, तो अभी भी आप तो पहन के भी जुब्बा निकलता है बाहर। अब ये डायग्राम समझ आई? नाउ दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल तरतीब ऑफ क्वेश्चंस। एक मैंने आपको वो सवाल कराया पहले, इसके बाद आपको ये सवाल कराया। अच्छा जी, अब हमारा ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया 2-3 मिनट का, उसके लिए जरा टेंशन दे दें आप। ये समझ आ गया? तो लिखा है छोटा सा यहां, एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया नॉन रेजिडेंट। छोटा सा जल्दी से लिख दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। एज पर फर्स्ट, टाइम आपके पास पहले भी नहीं होता। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया ही इज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि स्टे कितने माय डियर? लेस देन 183 डेज। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया नॉन रेजिडेंट। However, in second criteria, पुत्र तू भी जेड़ा हाथ है कितने ने कर ले। However, in second criteria, assuming him to be citizen, assume कर लें citizen है। इधर देखें, his stay is for more than 182 days in Dubai. Yes वाला सिनेरियो है ना। His stay, ये फ्रीक्वेंट ट्रेवलर नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रेवलर वो होता है जो 2 से ज्यादा मुल्कों में जाए। His stay in Dubai is more than 1, therefore he is a non-resident. इसलिए ये बंदा क्या है माय डियर? non-resident. His
अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। सवाल कितने पूछा करने हैं? 3। पहला सवाल, पाकिस्तान में कितने दिन रुके? दूसरा सवाल, आईडी कार्ड पाकिस्तान का है। तीसरा सवाल, बाहर के मुल्क में कितने दिन रुके? सवाल याद करें ज़बानी सारे। पाकिस्तान कितने दिन रुके? दूसरा सवाल, सिटीजन हो या नहीं? तीसरा सवाल, बाहर के मुल्क में कितने दिन रुके? भाई एक ड्रॉप सीन होने लगा, एक ड्रॉप सीन होने लगा। यूएई में 77 था, यूके में कितना था? 140 जो भी था यार, वो ये एक सवाल किया था जो पास पेपर का था। ऐसी एक मैं सब बात कर रहा हूं आपसे, जरा समझनी है, बहुत ज्यादा टेंशन देख, आसान सा कॉन्सेप्ट आने लगे। बेटा पाकिस्तान में 183 डेज से कम है? जी मैं पाकिस्तान में 183 से कम हूं, यानी स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर? नो। आप सिटीजन हैं? जी मैं सिटीजन हूं। आप किसी मुल्क में 182 दिन तो नहीं रुके? नहीं, मुझे नहीं किसी ने इतना घास डाला। इस साइड पे आ जाएं। आपको किसी मुल्क ने थोड़ा सा रुकने पे रेजिडेंट तो नहीं कह दिया कहीं? हाँ, यूके वालों ने ना मुझे निकलते हुए कहा था तुम रेजिडेंट हो यहां के, कह दिया था। और जा मजे कर, फिर कोई मसला नहीं। अगर तुझे रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री किसी ने करार दे दिया है तो जा, तू हमारी नजर में फिर नॉन रेजिडेंट है, जा यूके ही जा दफा। ये लफ्ज बोलने नहीं जिंदगी में, ये लफ्ज बोलने नहीं जिंदगी में। ये आखिरी कॉन्सेप्ट था, इसको मैं 3 दफा दोबारा फेंकूंगा फिर छुट्टी दूंगा। प्लीज बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। एक और तरीके से भी बच सकता है, और ये बहुत बड़ा तरीका है, जबरदस्त तरीका है बचने का, ये जबरदस्त तरीका है बचने का। बचा बचू के इसको यहां लेके आना है असल में हमने। वो तरीका क्या है बचने का? जरा ट्राई टू आज अंदर वाले दिमाग की गरारियां खोलें। अच्छा, आप जरा गौर से सुने। आप पाकिस्तान में कितने दिन रुके हैं? मैं पाकिस्तान में नहीं रुका 183 डेज। अच्छा, आपके पास आईडी कार्ड है सब्ज वाला? जी जी मेरे पास आईडी कार्ड है सब्ज वाला। आप किसी मुल्क में रुके हैं 182 दिन से ज्यादा? नहीं 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 नहीं। आप तो चौथा सवाल भी पूछा करने हैं। पिछले दोनों सवालों में ना असल में कहीं लिखा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क ने उसको रेजिडेंट करार दिया है, इसलिए मैंने चौथा सवाल नहीं पूछा था। अगर खुदा ना खास्ता किसी टेंट में ऐसा आ जाए तो वो सवाल भी पूछना पड़ेगा। आपको किसी मुल्क ने रेजिडेंट तो नहीं कहा? नहीं, चल आजा फिर हुण मेरे को ला। अब तू मेरे पास आ ना, तू कहीं 182 दिन से ज्यादा रुक रहे। एक मिनट इधर देखे, ये खूबसूरत एक है। ना तू पाकिस्तान में 183 दिन रुका, ना तू बाहर के मुल्क में 182 से रुका, ना तुझे किसी ने रेजिडेंसी का घास डाला। चल पुत्र आ हुण। ना 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 ना, चल आ। ये ना 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 क्या था? जरा ना 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 सुने क्या है। क्या तू पाकिस्तान में 183 दिन रुका? ना। अच्छा ए आला हाँ पा दे विच। क्या तू पाकिस्तान में 183 दिन रुका? ना। क्या तू किसी और मुल्क में 182 दिन से ज्यादा रुका? ना। क्या तुझे किसी ने रेजिडेंट कहा? ना। ना तू पाकिस्तान में रुका, ना तू बाहर रुका, ना तुझे किसी ने रेजिडेंट कहा आजा। तू क्या है? रेजिडेंट। बोले ना ना ना, ए वाला हाँ पाके। ये फिक्र आपने याद करना है। नाना ना ना ना, ए वाला हाँ पाके। अच्छा, और आखिरी सवाल, अब देखिएगा इस बंदे को हम क्यों नॉन रेजिडेंट करा देने लगे हैं। पाकिस्तान में 183 डेज रुका? नहीं। उसी गल्ला कर लो, अपना रूल बना लो। चौथा रूल बन रहा है जी, आखिरी रोज है। तो पाकिस्तान रुका 183 डेज? नहीं। आपके पास आईडी कार्ड है? जी मेरे पास है। आप किसी और मुल्क में रुके हैं 182 दिन? नहीं नहीं मैं नहीं रुका। अच्छा, आपको किसी ने रेजिडेंट कहा है? हाँ 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 हाँ, मैं यूके से निकल रहा था तो मुझे ना सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ओए रेजिडेंट जा रहा है। उस मुल्क में 110 दिन वाला रेजिडेंट बन जाता होगा। अच्छा, तू उधर का रेजिडेंट है? हाँ,
मैं वहां का रेजिडेंट, चल जान निकल इधर से, तू हमारी नजर में क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो ये है भाईजान, इसको आज आपने ना गले लगा के सोना है। ये सुबह उठेंगे इंशाल्लाह ना आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटा सा काम आप लोगों ने कराना है, आप लोगों ने छोटा सा एक मेरा काम करके आना है। मेरे घर के लिए ना आप लोगों ने 2 किलो, अच्छा आप लोगों ने एक छोटा सा मेरा काम करके आना है कि आप लोगों ने, मैं होमवर्क में डाल देता हूं, पेज 51 का क्वेश्चन 32 में नंबर ऑफ डेज गिन के आ जाने हैं, तीनों मुल्कों के नंबर ऑफ डेज गिन के आ जाने हैं। वो वाला टाइम बच जाएगा, आप घर से लिख लेंगे, मैं घर से लिख लूंगा। मुझे याद आया तो रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं तस्वीर खींच के भी भेज दूंगा, मैंने दिन गिन लिए हैं। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ सके तो वो भी पढ़ लीजिएगा, सवाल का सोल्यूशन नहीं पढ़ना, वो हम इंशाल्लाह इकट्ठे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 32 किताब में दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ डेज गिनाने हैं। इंशाल्लाह कल नए जज्बों के साथ मिलेंगे।